नियति का गिफ्ट सबके लिए, बाकी सब भी यही पूछना चाहते थे, वो सब भी हैरान थे। अभी तो इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 100 करोड़ है। प्रखर सिर हिलाकर बोला, हाँ, ये नीला ओशियन मोती का पेंडेंट है। सरिया के किंग ने इसे मेरी बनी को ट्रीटमेंट के बदले में गिफ्ट किया था। ये सुनकर सब हैरान हो गए। राजनाथ जी बोले, बच्ची, तुम्हें इसे देने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें किसी ने गिफ्ट किया था ना। नियति सिर हिलाकर बोली, दादाजी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे पास ही रह जाएगा। कियान बच्चा, उसे आप अपनी प्राची बुआ को दे दीजिए। कियान ने उस पेंडेंट को देखा, ये लड़कियों का था, वो सिर्फ उसे रख सकता था। उसने उसे लेकर प्राची को दे दिया और बोला, बुआ, ये मम्मी आपके लिए आई है, इसलिए मैं उसे नहीं रखूंगा, ठीक है? वो ऐसे कह रहा था जैसे दया खाकर दे रहा हो। उसका सच में किसी को कुछ भी देने का मन नहीं था। प्राची ने उसे ले लिया और नियति को थैंक यू बोली और उसे जल्दी से निकालकर पहन लिया। वो पेंडेंट उसकी गले में बेहद खूबसूरत लग रहा था। थैंक यू भाभी, ये सच में बेहद खूबसूरत लग रहा है, प्राची नियति की हाथ पकड़कर बोली। नियति ने भी स्माइल किया, उसने प्राची के लिए खास करके उसे चुना था। नियति ने एक और बैग उसे दिया जिसमें लेमिस ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट था। प्राची इस वक्त बेहद खुश थी। कियान ने एक और गिफ्ट उठाया और नियति को दे दिया। मोम, ये किसके लिए है? नियति ने उस गिफ्ट को सुमित्रा जी को दे दिया। दादी माँ, ये आपके लिए है। सुमित्रा जी ने बच्चों की तरह खुश होकर उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया। उसके अंदर कुछ हेल्थ प्रोडक्ट और टॉनिक, एक ज्वेलरी बॉक्स और कार्ड था। नियति हंसते हुए बोली, ये मेडिसिन आपको हर हफ्ते एक लेनी है, तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगी, और ये टॉनिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ब्लड सेल रिवाइव होगा। दादी माँ ने उस ज्वेलरी को देखा, उसमें एक नेकलेस और ब्रेसलेट था। ये नियति ने खुद ही डिजाइन किया है, आपके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, और ये हेल्थ प्रोडक्ट भी मेरी बनी ने खुद बनाया है। प्रखर बोला तो दादी माँ खुश हो गई। सुकान जी सिर हिलाकर बोले, प्रखर सही कह रहा है माँ, आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए। आपको पता है, डीआर दिशा की बनाई मेडिसिन सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर किसी को पता चल गया डीआर दिशा की बनाई मेडिसिन आपके पास है जो जिंदगी को और बढ़ा सकता है, तो सब इसके लिए करोड़ों खर्च करने के लिए और आपसे कीमत देकर लेने को तैयार हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने उस गिफ्ट बैग को कसकर पकड़ लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे मेरी पोता बहू ने दिया है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। और ये कार्ड लेमिस की ब्लैक कार्ड है, आप कभी भी किसी भी सिटी में लेमिस ब्रांड में जाकर इसे दिखाकर फ्री में कुछ भी ले सकती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ बोली, बच्ची, तुम बेहद थॉटफुल हो, पर इन सब की क्या जरूरत थी? तुमने पहले ही मुझे कीमती मेडिसिन और ज्वेलरी दे दिया है। नियति सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, अगर मेडिसिन खत्म हो जाए मैं फिर से बनाकर आपको दे दूंगी। हाँ, ये मेरी प्यारी पोता बहू कितनी अच्छी है। कियान अब जैसे डिलीवरी बॉय बन गया था। उसने एक और गिफ्ट बैग उठाया और अपनी मोम को दे दिया। नियति ने उस बैग को दादाजी को दे दिया। ये आपके लिए है दादाजी। दादाजी ने बैग ले लिया, अब वो भी एक्साइटेड थे कि उनकी बहू ने उन्हें क्या दिया होगा। राजनाथ जी ने बैग से एक बॉक्स निकाला, उसे ओपन करते ही चारों ओर चमक फैल गई। दादाजी हैरान रह गए और बोले, क्या ये लाइफ क्रिस्टल नहीं है? इस क्रिस्टल को पाने के लिए मैंने भी गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की। अजीत जी और सुकांत जी ने भी अपने डैड के पास आकर लाइफ क्रिस्टल को देखा, उन्हें भी एंटिक में दिलचस्पी थी। और सुकांत जी हैरानी से बोले, हाँ, ये लाइफ क्रिस्टल है। ये अरिद साम्राज्य का शाही खजाना है। कहते इसे घर में रखने से लाइफ में खुशियां और शांति आती है। उसकी कीमत तो उस वक्त लगभग 200 करोड़ तय की गई थी। बच्ची, क्या तुम इसे अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए ले आई? नियति ने सिर हिला दिया। वो क्या कहती, गवर्नमेंट ने तो उसे पुरस्कार के तौर पर जबरदस्ती इस क्रिस्टल को दे दिया था जो उसकी पेंट हाउस में पड़ा हुआ था। पर प्रखर को पता था, क्योंकि वो भी तो कमांडो हेड था। वो बोला, ये क्रिस्टल मेरी बनी को गवर्नमेंट ने दिया था आज ए ट्रीजर। उसमें कुछ हेल्थ प्रोडक्ट था जो नियति ने बनाया था। नियति ने एक और गिफ्ट दादाजी को दिया जो रैप किया गया था। दादाजी ने उसे ओपन किया तो उसके अंदर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंटिंग था। उसे देखकर ही जैसे वो उसमें डूब गए। क्या ये पेंटर निशा की काम है? दादाजी ने पूछा। वो पेंटर निशा की काम को बेहद एडमायर करते थे। उसके नीचे निशा की सिग्नेचर स्टेप था जहां वो बेहद खूबसूरती से एन लिखती थी। उसे देखकर ही सदाजी को पता चल गया। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो दादाजी खुश हो गए। सुकान जी हंसते हुए बोले, पापा, आप इसे संभाल कर नहीं रख पाएंगे, क्यों ना आप इसे मुझे दे दे, मैं उसे संभाल कर रख दूंगा। इतना कहकर सुकान जी ने पेंटिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि सुकान जी को भी पेंटर निशा की काम बेहद पसंद था। वो उस पेंटिंग को अपने लिए लेना चाहते थे, अजीत जी भी लेना चाहते थे। राजनाथ जी ने पेंटिंग को जल्दी से पीछे खींच लिया और बोले, बिल्कुल नहीं, ये मेरी पोता बहू ने मुझे गिफ्ट किया है, इसे मैं किसी को भी नहीं दूंगा।
उनकी बात सुनकर सुकांत जी का मुंह बन गया। नियति ने अजीत जी को एक कैलियोग्राफी दिया और एक चेस सेट दिया। अजीत जी भी खुश हो गए और बोले, ये तो एम का काम है, पर ये ज्यादा नहीं मिलता है, वो तो बस कुछ ही पीस बनाते हैं। बच्चे, तुमने इसे लाने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? भले ही किसी के पास पैसा हो, पर वो एम की वैल्योग्राफी काम नहीं खरीद सकता था। ये तो छोटी सी बात है, कैसी परेशानी, वो तो दिन में ऐसा 10 लिख सकती थी। वो चेस सेट देखकर भी खुश थे। उसे उन्होंने कई साल पहले देखा था, एक चेस मास्टर के, पर उसने किसी को भी देने से मना कर दिया था। पर उनकी बहू इसे उनके लिए ले आई। कितनी प्यारी थी उनकी बहू, इसकी कीमत तो कुछ करोड़ों से कम नहीं होगा। नियति ने अंकिता जी को उनकी गिफ्ट दिया। अंकिता जी को एक गोल्डन आर्टिक दिया था जो बेहद खूबसूरत था। उसे देखकर फिर से सब हैरान हो गए, क्योंकि ये गोल्डन आर्टिक था। उसमें अच्छी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाया गया था। मगध देश के राजा ने इसे अपनी रानी के लिए बनाया था। उसकी साइड पार्टन सोने से बनाया गया था और अंदर एक जेड था जो कहते हैं उस समय की सबसे महंगी जेड थी, और उसमें पुराने स्याही से सिंबल बनाया गया था, जिसे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल कहते थे, जो अभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज था। 2 साल पहले किसी ने इसे एक ऑक्शन से 200 करोड़ में खरीदा था। नियति ने उन्हें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट और ज्वेलरी और अपने ब्रांड का ब्लैक कार्ड दिया था। दादी माँ की तरह अंकिता जी बेहद खुश थी, पर उन्हें लग रहा था उन्होंने अपनी बहू को बेहद कम दिया है। उन्हें भी अपनी बहू को और बेहद कुछ देना चाहिए। उनकी बहू सच में बेहद थॉटफुल और एक्सीलेंट है। नियति ने सुकांत जी को भी पेंटर निशा की एक पेंटिंग गिफ्ट किया और एक रेयर जेड। उसकी कीमत भी करोड़ों में थी, जिसे देखकर फिर से सब हैरान हो गए। सुकांत जी आपने पेंटिंग को एडमायर करते हुए बोले, थैंक यू बेटा। फिर आपने पापा को ताना मारते हुए बोले, देखा आपने मेरी बहू कितनी ज्यादा थॉटफुल है, उसने मेरे लिए भी एक पेंटिंग और एंटीक जेड दिया है। राजनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नियति की डाइट पेंटिंग को एडमायर करना जारी रखा। फिर नियति ने सुप्रिया जी को भी एक कैलियोग्राफी वर्क और ब्यूटी प्रोडक्ट और ज्वेलरी दिया। सुप्रिया जी भी बेहद खुश लग रही थी। भाभी, आपने सच में 2 पेंटिंग और 2 कैलियोग्राफी ले लिया इतने फेमस पेंटर और कैलियोग्राफर से, स्वाभिमान एडमायर करके बोला। नियति ने संजीत को उसके ब्रांड का एक डायमंड कोटेड वॉच दिया और एक एंटिक ब्रोच, एक सूट जो संजीत को भी बेहद पसंद आया था। उसने स्वाभिमान को भी आपने बनाई एक वॉच, काफलिंग रेस किया, एक साथ 10 पास दिए, जिसे देखकर तो स्वाभिमान 7वें आसमान में उड़ने वाला था। सिर्फ ये पास ही उसे खुश करने के लिए काफी था, वो तो रेसिंग का दीवाना था। भाभी, इस बात में सबको लेकर और दोस्तों को लेकर आपको चीयर्स करने आऊंगा। कुछ दिन बाद आपकी रेस है ना? स्वाभिमान हंसते हुए बोला। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो प्राची बोली, मुझे भी आना है। मैं पहले एक बार गई थी रॉयल एसोसिएशन में, सिर्फ आपकी रेस देखने। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान भी बोला, हाँ, मैं, प्राची दी, राशि और रुचिका दी चारों गए थे, पर तब हमें क्या पता था कि आप ही हमारी भाभी बनोगी। प्राची बोली, वैसे आप तो अभी 18 साल की हुई मुझसे और स्वाभिमान से 3 साल छोटी हो। हम पिछले साल रेस देखने गए थे और 3 बार लगातार जीत चुकी हो। क्या आप 15 साल की उम्र से कार रेसिंग कर रही हो? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया, वरना क्या कहती कि उसे तो पिछली जिंदगी से यादें मिली हैं। आप जीनियस हो, महान हो। प्राची स्वाभिमान बो करने की एक्शन करते हुए बोले। नियति ने सारिका को एक गिफ्ट बैग दे दिया। सारिका ने देखा तो अंदर एक एंटीक जेड ब्रेसलेट था जो बेहद कीमती था, और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट था जो लेमिस ब्रांड का था। सारिका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तो इस लड़की से नफरत करने लगी थी और प्रखर को पाना चाहती थी, पर ये लड़की तो उसे कितना कीमती गिफ्ट दे रही है। उसने तो कल उसे सगाई पर कुछ भी गिफ्ट नहीं किया, इसने बस प्रखर को एक वॉच और वॉलेट गिफ्ट किया, जबकि बाकी सब ने, स्वाभिमान और प्राची ने भी कुछ न कुछ गिफ्ट नियति को दिया था। उसे अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, अंदर से उसे लग रहा था वो गलत कर रही है, पर प्रखर से प्यार ने उस गिल्ट को फिर से नकार दिया। इस बेकार गिफ्ट के लिए वो प्रखर को तो नहीं भूल सकती थी। मम्मी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या आपने प्यारे बेटे के लिए गिफ्ट लेना भूल गई? कियान नियति के सामने आकर दुखी होकर बोला। उसकी मम्मी को सबसे पहले उसे गिफ्ट देना चाहिए था, उसकी मम्मी के लिए तो वो टॉप प्रायोरिटी है ना। कियान ने देखा तो वहां कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं बचा था, तो वो निराश हो गई। क्या उसकी मम्मी उसे भूल गई? उसने गुस्से में बाकी सबको घूर कर देखा। इन सबको क्यों गिफ्ट मिला, उसे क्यों नहीं? वो अपनी मम्मी का प्यारा बेटा है, उसे नंबर 1 पोजीशन पर रहना चाहिए था। नियति को हंसी आ गई। उसने अपने गार्ड को फोन किया और बोली, वो सभी गिफ्ट्स अंदर ले आओ।
उसकी बात सुनकर कियान एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। मतलब उसकी मम्मी ने उसके लिए जरूर सबसे अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। थोड़ी देर बाद 4-5 गार्ड, 2 बैग और हैंडलर जिसमें कपड़े शूज थे और एक बड़ा बॉक्स लेकर अंदर आए। उन गार्ड ने उसे हॉल में रख दिया और जाकर दूर खड़े हो गए। मम्मी, ये सब मेरे लिए है, कियान हैरान होकर बोला। आज तक उसे कभी ड्रेस या कोई गिफ्ट देखकर इतना खुशी नहीं हुई थी जितना उसे इस वक्त हो रहा था। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। सबने उस तरफ देखा। कियान ने जाकर देखा, वहां उसके लिए लेमिस ब्रांड की बहुत सारे कपड़े थे जो उसकी मम्मी ने खुद डिजाइन किया था। वहीं ड्रेस से मैचिंग शूज और कोट स्वेटर सब कुछ था। और 2 बैग्स में उसके लिए लेमिस ब्रांड का वॉच था, कुछ वीडियो गेम और गेमिंग रॉबर्ट था। कियान इतना सब गिफ्ट खुद के लिए देखकर खुश हो गया। तभी प्राची बोली, भाभी उस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? कियान जल्दी से उस थोड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स के पास भाग गया और उसे स्वाभिमान से कहकर ओपन किया। अंदर कियान का बड़ा सा पेंटिंग था और एक पेंटिंग प्रखर, कियान और उसकी थी। जब तीनों पार्टी में पोज दे रहे थे, उसे निहागी ने पेंटिंग में उतार दिया था। कियान उसे देखकर बेहद खुश हो गया था। प्रखर का गिफ्ट नियति ही है, पेंटर निश। वाओ मोम, ये पेंटिंग तो बेहद खूबसूरत लग रहा है। सच में वो पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। कियान ने उस पेंटिंग को स्वाभिमान से कहकर निकाल दिया। अंदर उस बॉक्स में 2 छोटे छोटे बॉक्स थे। कियान ने उसे उठाना चाहा पर उसे उठा नहीं पाई और नियति की तरफ देखकर बोली, इसमें क्या है मोम? ये इतना भारी है। उसकी बात सुनकर नियति ने प्रखर को देखा, फिर इधर उधर देखने लगी। उसे सबके सामने ये बताने में अकवर्ड फील हो रहा था कि उसमें प्रखर के लिए गिफ्ट था, इसलिए तो उसने उसे कियान की गिफ्ट बॉक्स में छुपा दिया था। सभी नियति की हाव भाव को देख रहे थे। वो भी समझ रहे थे शायद ये गिफ्ट प्रखर के लिए होगा। बनी, क्या ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाए हो, इसलिए देने में शर्मा रही हो? इतना कहकर प्रखर ने सबके सामने ही नियति की गाल पर किस कर दिया। नियति थोड़ा हैरान हो गई। ऐसा नहीं था कि नियति को कोई प्रॉब्लम थी। शेखावत मेंशन में भी प्रखर ने उसे होठों पर किस किया था। उसे थोड़ी शर्म आई थी, पर प्रखर सामने था इसलिए उसे बाकी लोगों से नजरें नहीं मिलाना पड़ा था। वो कभी पहले ऐसे इतने लोगों के सामने किसी लड़के की करीब नहीं गई थी और आज वो रायजादा मेंशन पहली बार आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी असहज हो रही थी, वरना वो भी प्रखर की तरह अबल दर्जे की बेशर्म थी। वहीं बाकी सबने सिर हिला दिया। वहीं सारिका की तो मुठिया कस गई। उसकी नाखून उसके स्किन में चुभ रहे थे, पर गुस्सा इतना था कि दर्द भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। नियति ने सिर झटका और शर्म को भूल गई। हाँ, ये आपका गिफ्ट है। मेरे असिस्टेंट ने शायद इसे कियान की गिफ्ट बॉक्स में रख दिया होगा, नियति ने बिना भाव के कह दिया। प्रखर जल्दी से उठकर गिफ्ट देखने चला गया। उसे देखना था कि उसकी बीवी उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। कियान ने मुंह बना लिया और पीछे हट गया। बाकी सब भी गिफ्ट देखने आगे आ गए। नियति ने उन सबको करोड़ों का गिफ्ट दिया था। अब वो देखना चाहते थे कि नियति ही प्रखर को क्या गिफ्ट दिया है। प्रखर ने दोनों गिफ्ट बॉक्स को ले लिया और उनमें से एक बॉक्स को ओपन किया। ओपन करते ही जैसे पूरा हॉल उस चमकती चीज से जगमगा उठा। सबको कुछ सेकंड लगा उस चीज को देखने में। ये एक ग्रीन जेड क्रिस्टल था। सब उस ग्रीन जेड क्रिस्टल को देखकर हैरान थे। जो चमक रहा था उसकी चमक सबकी आंखों को चौंधिया रही थी। राजनाथ जी जल्दी से उस क्रिस्टल को देखने के लिए आगे बढ़े। वो क्रिस्टल इस वक्त एक कांच की बॉक्स में था। राजनाथ जी हैरानी से बोले, ये तो वही ग्रीन जेड क्रिस्टल है ना, कुलीन साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना, जिसे पाने के लिए 1.5 साल पहले सभी देश होड़ में लगे हुए थे और कुछ देश और अमीर लोग इसके लिए 500 करोड़ से भी ज्यादा देने को तैयार थे ताकि इसे अपने संग्रहालय में रख सके। पर इसे किसने खरीदा और कितने पैसों से खरीदा, ये बात किसी को भी पता नहीं है। और अब तो ये करोड़ों की कीमत की क्रिस्टल उनके सामने था। तो भला राजनाथ जी कैसे एक्साइटेड ना होते। अजीत जी और सुकांत जी भी बेहद एक्साइटेड थे और करीब से उस क्रिस्टल को देख रहे थे। सुमित्रा जी, अंकिता जी, सुप्रिया जी के साथ बाकी सब भी इस क्रिस्टल के बारे में बेशक जानते थे, क्योंकि 1.5 साल पहले उस क्रिस्टल को खरीदने वाला कौन है जानने के लिए बेहद हंगामा हुआ था। और इतनी कीमती क्रिस्टल को नियति ने प्रखर को गिफ्ट कर दिया। हे भगवान, क्या उनकी बहू के पास अब पैसा नहीं होगा? कितना खर्च किया उसने इसे खरीदने में, उन्हें अपनी बहू को पैसे ट्रांसफर करनी चाहिए। प्रखर भी हैरान था, उसकी बनी ने उसे इतना कीमती गिफ्ट क्यों दिया। उसने प्यार से नियति को देखा और उसे साइड से गले से लगा लिया। तुमने इसे खरीदने में कितना खर्चा किया बनी? नियति ने उसे देखा जो प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था और बोली, बिल्कुल भी नहीं। पर प्रखर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। भले ही वो ट्रीटमेंट करके किसी को बचा ले, पर दूसरा इंसान इतनी कीमती चीज को ट्रीटमेंट के बदले गिफ्ट में देगा, ये उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
पर उसे क्या पता था कि नियति सच कह रही थी। ये क्रिस्टल उसने खुद ही ढूंढा था और आपने दादाजी को एक दिन के लिए दिया था, पर उन्होंने तो प्रचार ही कर दिया था, जिस वजह से लोग इसे खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये सबसे रेयर और कीमती एंटीक था। पर नियति को पैसों की क्या जरूरत होगी जो वो इसे बेचती। उसने इसे अपने पेंट हाउस में बाकी सभी ट्रीजर के साथ रखवा दिया। तभी राजनाथ जी कांच का बॉक्स हटाते हुए उस जेड क्रिस्टल को छूते हुए बोले, प्रखर क्यों ना मैं इसे रख लूं। तुम इसे ठीक से संभाल कर नहीं रख पाओगे तो इधर उधर चले जाते हो। मेरी प्यारी पोता बहू ने इतनी कीमती तोहफा दिया है, अगर ये खो गया तो बेहद बुरा होगा, या फिर चोरी हो गया तो क्या होगा। मैं इसे संभाल कर पर्सनल स्पेस में रखूंगा। उनकी बात सुनकर अजीत जी और सुकांत जी ने मुंह बना लिया। यही बात वो भी तो कहना चाहते थे, पर उनसे पहले उनके डैड ने ये बात कह दिया, कितना बुरा है। अजीत जी बोले, बिल्कुल नहीं, आप इसे रखकर क्या करेंगे। इसे मैं सेफ रखूंगा, मेरी बहू लाई है ना, मैं संभाल कर रखूंगा। इतना कहकर जैसे ही अजीत जी उसे उठाने वाले थे, प्रखर ने जल्दी से बॉक्स को बंद कर दिया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बनी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, मैं इसे संभाल कर रख सकता हूँ और आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है जो वो मेरी चीजों को चुरा सके। उसकी बात सुनकर दादाजी और अजीत जी का लगभग मुंह लटक गया। उन्होंने तो चोरी की प्लानिंग भी कर लिया था, पर क्या वो चोर बन सकते थे। कियान ने उस क्रिस्टल को देखा, उसे जलन हो रही थी उसकी मम्मी ने उसके डैड को इतना अच्छा गिफ्ट क्यों दिया। फिर उसने पेंटिंग को देखा और बोला, कुछ भी हो मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मम्मी ने मुझे अपने हाथों से पेंटिंग बनाकर गिफ्ट किया। और ये सारा ड्रेस शूज भी मम्मी ने खुद मेरे लिए डिजाइन किया है, और आपको तो मम्मी ने बस एक क्रिस्टल खरीद कर दे दिया। आपको इतना खुश होने की क्या जरूरत है। इतना कहकर उसने मुंह बना लिया। वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था प्रखर को ताने मारने का। उसकी बात सुनकर प्रखर ने भी आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोला, ज्यादा मत बोलो वरना 2 हफ्ते तक तुम अपनी मम्मी से नहीं मिल सकते हो। कियान ने रोने जैसा चेहरा बनाकर अपनी मम्मी को देखा। वो अपने डैडी की कंप्लेंट अपनी मम्मी से करना चाहता था। स्वाभिमान ने दूसरा बॉक्स लिया, जो पिछले बॉक्स से थोड़ा बड़ा था। प्रखर ने खुद उस बॉक्स को ओपन किया। वो सबके सामने ओपन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सब फिर से उसकी बनी की दी गिफ्ट को ना मांग ले। पर सबकी कहने पर उसे इसे यहीं पर ओपन करना ही पड़ा। प्रखर ने जैसे ही उसे ओपन किया, उसके अंदर एक पोर्ट्रेट था, जो प्रखर और नियति की कल की पार्टी वाली ड्रेस की थी, और नियति ने इसे खुद बनाया था। दोनों उस पोर्ट्रेट पेंटिंग में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। एक डायमंड कस्टमाइज एंटिक वॉच था जो 18 करोड़ों की थी। ये एंटिक ऑक्शन में बिका था और नियति ने उसे बाद में अपने हिसाब से थोड़ा बदलकर डायमंड कोटेड कर दिया था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और एक पेपर था, प्रखर ने उसे देखा तो ये एक प्रोजेक्ट का पेपर था, इसे नियति ने प्रखर को दे दिया था। वैसे भी अभी उसे नया प्रोजेक्ट करने की टाइम नहीं है, वो रिसर्च में ज्यादा टाइम देना चाहती थी। सब हैरान थे, नियति ने सबसे कीमती तोहफा तो प्रखर को ही दिया था। तभी अंकिता जी पोर्ट्रेट को देख बोली, नियति बच्चा, ये भी पेंटर निशा की काम है ना, और ये कियान की पेंटिंग भी इसमें पेंटर निशा की सिग्नेचर है। उनकी बात सुनकर सबके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। अंकिता जी हैरानी से बोली, क्या आप ही पेंटर निशा हो बच्चा। पेंटर निशा की इतने सारे काम को कोई आसानी से नहीं खरीद सकता, जब तक कि वो खुद पेंटर निशा हो। वो एक दिन में आराम से पेंटिंग बना सकती है। नियति जानती थी अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, बेहद जल्दी ये पता चल ही जाएगा। प्रखर भी उसे ही देख रहा था। सुकांत जी बोले, बता दो बेटा, हम तुम्हारी एक और आइडेंटिटी को जानकर अब पहले की तरह इतना हैरान नहीं होंगे। उनकी बात सुनकर नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ मैं ही पेंटर निशा हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। उन्हें बस डाउट था, पर नियति की मुंह से सुनकर वो स्तब्ध हो गए थे। नियति सच में पेंटर निशा थी, जिसे पूरे दुनिया में अपनी जीवंत पेंटिंग के कला के लिए जाना जाता था। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी, ऐसा लगता था जैसे उस पेंटिंग में जान आ गई हो। और वो लीजेंड पेंटर जिसे दुनिया में सब एडमायर करते थे, जिससे सभी पेंटर चाहते थे कि पेंटर निशा बस उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दे। वो पेंटर उनकी होने वाली बहू थी और उनके सामने इस वक्त खड़ी थी। पत्थर भी थोड़ा हैरान था, उसकी बनी की एक और आइडेंटिटी भी है जो इतनी बड़ी पेंटर है। सच में भाभी आप तो आउटस्टैंडिंग हो यार, प्राची नियति के पास जाकर बोली। स्वाभिमान भी बोला, और सच में मैं तो सोच रहा था पेंटर निशा जरूर 50 साल की होगी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी पेंटर निशा सिर्फ 18 साल की होगी। अफवाह थी कि इटली की सबसे इंसान ने भी पेंटर निशा को अपनी बेटी को बस 1 महीने तक सिखाने के लिए 100 करोड़ देने की बात की थी।
और वो पेंटर निशा इस वक्त उनकी भाभी बनने वाली थी। वहीं सारिका तो जैसे जमसी गई थी, उसकी हाथ से गिफ्ट बैग छूट गया था। नियति ने प्रखर को इतनी कीमती तोहफा दिया। वो तो बस नॉर्मल गिफ्ट देती थी प्रखर को, जिसे वो फेंक देता था। पर नियति की गिफ्ट के लिए वो झगड़ा कर रहा है। उसकी दी गिफ्ट भले ही ज्यादा कीमती नहीं होता था, पर उसकी इमोशन का क्या। वो तो रियल इमोशन और प्यार के साथ उसे गिफ्ट देती थी ना। तो प्रखर क्यों उसकी अच्छे इंटेंशन से दिए गिफ्ट को फेंक देता था? क्या उसके लिए उसकी दिए गिफ्ट कूड़ा था, या फिर इंसानों में फर्क था, जैसे उसके दिए गिफ्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि प्रखर उसे कभी अपने लायक समझता ही नहीं था, और नियति उसके लिए उसका प्यार थी, इसलिए वो उसकी दिए गिफ्ट को कभी मना भी नहीं कर सकता था। उसे इस वक्त बेहद बुरा महसूस हो रहा था। वो भी पेंटर निशा को एडमायर करती थी, पर ये नियति क्यों है? वो नियति इस लड़की को कैसे आदर्श मानती थी? उसने गुस्से से फेस घुमा लिया। सब नियति को घेर खड़े उसकी तारीफ कर रहे थे, जो सारिका की सीने में चुभ रही थी। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने गिफ्ट बैग को टेबल पर रखा और शूटिंग सेट से फोन आने की बहाना करके अपनी रूम में चली गई। कियान ने उन सबको नियति से दूर किया और बोला, मम्मी चलिए मैं आपको यहाँ की डैडी का और मेरा रूम दिखा देता हूँ। बाद में आपको हमारे विला दिखाने ले जाऊंगा, जहाँ डैडी और मैं रहते हैं। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और सुमित्रा जी ने प्रखर को भी उनके साथ जाने के लिए बोले। कियान पहले अपनी मम्मी को अपने रूम में लेकर गया। नियति ने अच्छे से रूम को देखा। रूम में एक भी खिलौना नहीं था, बस एक छोटा सा रॉबर्ट था और कुछ बुक्स था जो अलग अलग लैंग्वेजेस का था, और व्हाइट और ब्लू की कॉम्बिनेशन में था रूम। कियान को तो ब्लैक ग्रे पसंद था, पर इसे अंकिता जी ने उसके लिए बनवाया था। उनके हिसाब से छोटे बच्चों को ऐसी रूम में रहना चाहिए। मम्मी जब आप डैडी के साथ रहना ना चाहो, आप यहाँ आकर मेरे रूम में रह सकती हो। कियान ने अभी से अपनी मम्मी को आइडिया दे दिया था। प्रखर ने उसे घूर कर देखा, पर कियान ने उसे फूली इग्नोर कर दिया और मन ही मन बोला, मम्मी सिर्फ मेरी है, आप मम्मी से शादी कर लो, फिर मैं मम्मी को अपने पास ही रखूंगा, आपको पास नहीं आने दूंगा। नियति को हंसी आ रही थी। फिर वो तीनों प्रखर के रूम में चले गए। तभी एक रॉबर्ट आकर नियति के सामने खड़ा हो गया और नियति को वेलकम बोला, क्योंकि कियान ने उस दिन नियति की फोटो को भी उसे स्कैन करने दिया था। राइट, मेरे बेटे से मिलना है। कियान ने जल्दी से उस रॉबर्ट की तरफ इशारा करके बोला, मम्मी ये है रॉबर्ट मनिया, स्टाफ डैडी के रूम में नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये रॉबर्ट मानिया डैडी के रूम को क्लीन करता है और यहीं पे रहता है। कियान खुद आगे बढ़कर अपनी मम्मी को सब कुछ बताना चाहता था, ताकि उसके डैड को कुछ भी बोलने का मौका ही न मिले और वो अपनी मम्मी की और भी करीब आ जाए। और उसकी ये चालाकी प्रखर को भी समझ में आ रहा था। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और तीनों रूम के अंदर चले गए। रूम ग्रे व्हाइट कॉम्बिनेशन में था और सब कुछ एलिगेंट तरीके से सजाया गया था। प्रखर को सब कुछ नीट एंड क्लीन पसंद था। नियति भी ये जानती थी कि ये इंसान एक सफाई का देवता है। प्रखर रूम के बाहर गया। एक स्टाफ नियति के दिए गिफ्ट बॉक्स को लेकर खड़ा था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मनिया प्रखर के कहने पर बॉक्स अंदर लाकर रख दिया। प्रखर ने जल्दी उस पोर्ट्रेट को निकाला जिसे नियति ने उसके लिए बनाया था और उसे बेड के ऊपर वॉल पर लगा दिया। डैडी हम तो यहाँ ज्यादा नहीं रहते हैं, तो आपने मम्मी की बनाई पोर्ट्रेट को यहाँ पर क्यों लगाया है? प्रखर नियति की हाथ पकड़कर प्यार से बोला, ताकि जो भी इस रूम आए हम दोनों को देखे। वैसे बनी, क्या तुम एक और बड़ी पेंटिंग बना दोगी हमारे विला में लगाने के लिए? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। वो आधे घंटे में एक पेंटिंग आराम से बना सकती थी। उसकी हाँ सुनकर प्रखर खुश हो गया। तुम्हें किस तरह की पेंटिंग चाहिए? नियति की सवाल सुनकर प्रखर को कुछ शरारत सुझा। वो उसके कान के पास जाकर सेडक्टिव आवाज में बोला, बिल्कुल रोमांटिक, और हम दोनों की किस करती हुई फोटो हो तो और भी अच्छा होगा। प्रखर की बात सुनकर नियति की कान और गाल सुर्खलाल हो गया। प्रखर की गर्म सांसें उसकी कान और गर्दन टकरा रही थी। उसके होंठ नियति के कान से टच हो रहा था। उसने नीचे देखा, कियान उनके पास ही खड़ा था। वो प्रखर को खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली, आप इतने बेशर्म क्यों हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कियान सुन रहा है। उसकी बात सुनकर प्रखर बेशर्मी से बोला, तो क्या हुआ अगर वो सुन रहा है तो? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना मैं अपनी बनी से कितना प्यार करता हूँ, ताकि वो हमारे बीच आने की कोशिश ना करे। प्रखर ने कियान को देखा, जो उसे ही घूर रहा था और वार्निंग भरी नजरों से देख रहा था। प्रखर ने सिर घुमा लिया। क्लियरली उसे कियान के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कियान का बाप था, कियान उसका नहीं। वहीं नीचे अभी भी नियति के बारे में ही बातें हो रही थी। सच में ये बच्ची बेहद टैलेंटेड है, उसके पास इतनी सारी स्किल है, हर स्किल में वो मास्टर है। राजनाथ जी नियति की तारीफ करते हुए बोले।
तो अजीत जी उनकी बातों में हाँ मिलाते हर बोले, और तो और मुझे तो लगता है हमें अभी भी नियति बच्ची की और भी बेहद अचीवमेंट और हिडन टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है। सुकांत जी, अंकिता जी और घर में बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे। अंकिता जी हंसते हुए बोली, प्रखर जिस तरह के इंसान है मुझे लगा नहीं था कि वो अपने लिए एक खजाना ढूंढ लेगा। मुझे तो लगता, हाँ मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे से बेहद अच्छी है। वो मेरे लिए कितना सोचती है, उसने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। उनकी बात सुनकर सुप्रिया जी नाराजगी से बोली, क्या वो मेरे बारे में नहीं सोचती है? नियति बच्ची ने मुझे भी तो कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। हाँ, उस बच्ची ने तो बाकी सबको भी इतना सारा गिफ्ट दिया है। सुमित्रा जी अपनी गिफ्ट के बारे में सोचते हुए बोली, उन्होंने उसे अपने रूम में रखने के लिए बोल दिया था। वहीं सारिका इस वक्त अपने रूम में बेड पे लेटकर रो रही थी। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों नियति हर मामले में उससे बेहतर है। अगर नियति बस खूबसूरती में उससे आगे होती तो वो नियति से बाकी सभी चीजों में कम्पीट कर सकती थी। तब सब देखते कि कौन प्रखर के लिए सबसे बेहतर है। पर जब नियति इतनी ज्यादा अच्छी है, ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि बाकी सभी स्किल में भी वो एक मास्टर है, उसके पास इतनी कम उम्र में इतनी सारी स्किल क्यों? उसने जल्द सुना था, नियति शेखावत फैमिली में बड़ी नहीं हुई थी और भारद्वाज फैमिली से भी वो 2 या 3 साल पहले ही मिली थी। पर तब तक वो एक डॉक्टर थी। इतनी छोटी बच्ची एक डॉक्टर, उसे ये भरोसा नहीं हो रहा था। और उसे तो किसी तरह की स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। और वो रायजादा मेंशन में रहकर प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई और उसने सबसे बड़े फैमिली की तौर तरीका सीखा। फिर भी आज वो नियति से कंपेयर करने की लायक भी नहीं थी। तभी उसे अपनी मैनेजर की तरफ से कॉल आया। वो सारिका को एक नए एड शूट ऑफर के बारे में बात करने के लिए बुला रही थी। सारिका को भी अब यहाँ रहकर नियति और प्रखर को साथ में देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे लगा वो इसी बहाने यहाँ से जा सकती थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। उसने अपनी लाल आंखों को छुपाने के लिए सनग्लास लगा लिया था, क्योंकि रो रो कर उसकी आंखें बुरी तरह से सूज गई थी। पर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आई, उसे नीचे से हंसने की और सबकी नियति की तारीफ करने की आवाज सुनाई दिया, जो उसकी दिल में और भी ज्यादा आग लगाने का काम कर रहा था। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? जब सारिका नीचे आ गई, सुकांत जी ने उसे तैयार देखकर पूछा। सारिका ने अपने होठों पर एक नकली मुस्कान ओढ़ लिया और बोली, डैड एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उसी बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। नियति को सॉरी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। सारिका दिल से बोली या नहीं, बस उसे ही पता होगा। सुप्रिया जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें लग रहा था सारिका समझदार है, वो जल्दी समझ गई है कि प्रखर उसका नहीं हो सकता है। और अभी तो न तो सारिका ने नियति के साथ कोई बुरा बहबे किया, नियति ने भी तो उसे गिफ्ट दिया, सारिका ने उसे एक्सेप्ट किया। उन्हें सारिका समझदार लग रही थी, पर उन्हें क्या पता था सारिका रूम में बस रोने गई थी। सारिका वहां से निकल गई। थोड़ी देर में नियति, कियान और प्रखर भी नीचे आ गए। नियति को आज अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी जाना था। प्रखर नियति को छोड़ने के लिए चला गया। सब बाहर तक नियति को छोड़ने आए। अंकिता जी बोली, बच्ची अगर ये तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नियति को ये इंटरेस्टिंग लगा, उसने सिर हिला दिया। लगता है उसके मिस्टर रायजादा के साथ बेहद अन्याय होने वाला है। उसे हंसी आ रही थी, पर प्रखर अभी भी पूरी तरह से शांत था। सब नियति से मिले, कोई भी नियति को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। तभी राजनाथ जी बोले, बच्चे परसों तुम्हारा एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है ना? उनकी बातें सुनकर नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे ये सब एग्जाम वगैरह बेहद बोरिंग लगता था। फिर भी उसके दादाजी और नानाजी सब चाहते थे वो कॉलेज जाए, इसलिए उसने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया था। फिर शेखावत मेंशन आ गई थी। तो क्या तुम्हारी दिमाग में कोई कॉलेज है तो बताओ, मैं कॉलेज ओनर के साथ बात कर लूंगा, ताकि तुम्हें वहां जाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें बस एडमिशन फॉर्म पर साइन करना होगा। उनकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया और बोली, नहीं मैंने अभी तक किसी कॉलेज के बारे में नहीं सोचा है। ओहो ठीक है, फिर जो कॉलेज तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। तभी प्रखर चिढ़ते हुए बोला, मेरी बनी मुझे ना बताकर भला आपको क्यों बताएगी? क्या मैं एडमिशन प्रोसेस को और इजी नहीं कर सकता? इतना कहकर वो नियति को लेकर वहां से चला गया। चलो इस लड़के को एटलीस्ट इतना तो पता है कि अपनी मंगेतर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अंकिता जी बोली तो बाकी सबने भी हाँ सिर हिला दिया और अंदर चले गए। वहीं कार में पार्टीशन लगा हुआ था। प्रखर नियति को गोद में लिए बैठा था और उसकी गर्दन और क्लीवेज पर किस और बाइट कर रहा था। नियति ने अपने होंठ को दांतों के बीच दबा लिया। कुछ देर बाद प्रखर ने नियति की गर्दन और कॉलर बोन पर देखा, जहां उसके काटने की निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और उस लव बाइट के निशान को सक करते हुए बोली, सो टेस्टी बनी।
वैसे ये लव बाइट तुम्हारी गले में और भी खूबसूरत लग रही है। नियति ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। क्या ये कोई खूबसूरत कलाकारी है जो उसकी गर्दन पर खूबसूरत लग रहा है? उसे गुस्से में देख प्रखर उसकी गाल पर किस करते हुए बोला, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लग रही हो बनी। नियति ने मुंह फेर लिया, फिर भी प्रखर ने उसे छेड़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद प्रखर ने नियति की एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी के सामने कार रोकने के लिए बोला और नियति को देखकर बोला, वाइफ मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नियति ने आंखें तरेड़ी और बोली, अभी तक शफी हुई नहीं है, इसलिए मिस्टर रायजादा आप पति जैसे बिहेव मत कीजिए। इतना कहकर वो जैसे ही कार से निकलने लगी, प्रखर ने उसे खींच लिया और बोला, क्या जाने से पहले तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए बनी? बस सपने देखो। नियति बोली तो प्रखर ने जल्दी से उसकी होठों पर लाइट किस कर दिया। कार में प्रखर के ज्यादा देर तक किस करने की वजह से नियति की होंठ थोड़ा सूज गई थी, पर इस वक्त उसकी होंठ प्रखर को और भी टेम्पटिंग लग रहे थे। नियति ने आंखें सिकोड़ लिया और मास्क पहनकर कार से निकलकर बाहर चली गई। नियति की कंपनी के अंदर जाने के बाद प्रखर भी वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक फ्लैट में दो लोग सोफे पर बैठे हुए थे। सामने बैठी लड़की जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी, वो लगभग 25 साल की थी। आपने सामने बैठे लड़के से बोली, नील, मुझे अपने बेटे को देखने का मन कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बात सुनकर सामने बैठा लड़का जो 27-28 साल का लग रहा था, उसने आगे बढ़कर उस लड़की को धीरे से अपने गले से लगा लिया और बोला, निशी तुम्हें पता है ना, हम अभी वहां नहीं जा सकते, अभी हम किसी की नजरों में नहीं आ सकते, यही हमारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम निशी था, वो रोते हुए बोली, एक माँ ही करने आपने ही बच्चे से नहीं मिल सकती। वैसे सुना है मिस्टर रायजादा शादी करने वाले हैं। हाँ, वो बेहद जल्द शादी करने वाला है। नील ने उसकी बालों को सहलाते हुए बोला, क्या वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट करेगी? वो लड़की थोड़ा दुखी होकर बोली, तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैंने पूछा था उससे, उन दोनों के बीच का रिश्ता बेहद अच्छा है, उसने उस लड़की को मोम मान लिया है। मुझे आपने मिस्टर रायजादा से बात करनी है नील, वो लड़की निशी बोली। ठीक है, रात को बात कर लेना। उसकी बात सुनकर वो लड़की खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ शाम को नियति शेखावत मेंशन वापस आ गई। आज रूही और नेहा दोनों शांत बैठे हुए थे। वहीं जय, आकाश और आदित्य बात कर रहे थे। रूही अभी उदास थी क्योंकि आज सीखा जी ने एक बार भी उससे उसकी जलन के बारे में नहीं पूछा, ना ही एक बार देखने आई कि उसने मेडिसिन ली है या नहीं। रूही के लिए आज ऐसा पहली बार हुआ था जब सीखा जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की थी, वरना पहले तो वो उसे कितना प्यार करती थी। उसकी छोटी से छोटी खरोंच पर भी वो डॉक्टर को बुला लेती थी, पर आज तो सीखा जी ने उसकी बात भी नहीं सुनी। वो बताना चाहती थी कि कैसे कल पार्टी के बाद सब उसके बारे में मजाक कर रहे हैं, पर सीखा जी शायद बेहद बुरे मूड में थी। वो रूही के कोई भी बात सुनने की मूड में नहीं थी। नियति आकर दादा दादी और तीनों भाई से मिलकर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। ऐसे ही रात हो गई थी। जय ने नियति को नीचे डिनर के लिए बुलाया तो नियति लैपटॉप बंद करके नीचे आ गई। अब तक विपुल जी, अमृत और नीरज जी भी ऑफिस से आ गए थे। विपुल जी ने नियति को देखा, उनकी आंखों में कुछ इमोशन थे, दर्द, गिल्ट, पछतावा। वो सोच रहे थे अगर नियति उन्हें माफ कर देती तो शायद सीखा जी आज इस हालत में न होती। उन्होंने सीखा जी को देखा जो बिना भाव के डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आज उन्होंने हमेशा की तरह विपुल जी, रूही या दोनों भाई के लिए खाना नहीं बनाया। करण का नियति से बात करने जाना, वरना पहले सीखा जी ज्यादातर बचपन से ही किसी और के लिए नहीं तो भी रूही के लिए खाना बनाया करती थी। वहीं रूही भी उदास थी। उसकी मोम क्या उसे इग्नोर कर रही है? जो भी नियति ने सुबह कहा था, इसलिए उसे नियति से और भी नफरत हो रही थी। अगर नियति सुबह उसकी मोम को नहीं भड़काती तो क्या ये सब होता? सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया। नियति को आज भी हमेशा की तरह जय और आकाश प्यार से नाश्ता सर्व करने लगे। नियति को कभी स्टाफ को खाना सर्व नहीं करना पड़ता था। उसके तीनों भाई ही एक एक करके उसकी प्लेट को इतना फुल कर देते थे कि दोबारा किसी की रखने की जगह नहीं होती थी, और जब वो थोड़ा खत्म करती तो प्लेट फिर से भर जाता था। नियति सीखा जी की नजर को अपने ऊपर अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी, पर इस वक्त उसका सीखा जी के ऊपर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। वहीं खाना सर्व होने के बाद रूही ने सीखा जी को प्यार से देखा और बोली, मोम, क्या आप अपनी हाथों से मुझे खाना खिलाओगी, जैसे हमेशा बचपन से आप मुझे खाना खिलाती थी? आप मुझे आपके हाथों से खाने का बेहद मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर सीखा जी ने रूही को देखा, को प्यार और मासूमियत से उन्हें देख रही थी। रूही को बचपन से उन्होंने ही पाला था, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। आज उन्होंने उसे दिन भर इग्नोर किया था, गुस्से और गिल्ट में।
सीखा जी ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी हाथों से रूही को खाना खिलाने लगी। रूही की होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी मोम अब भी उसे ही प्यार करती थी। वो बस थोड़ी सी नियति की बातों से दुखी होगी और कुछ नहीं, ये सोचकर रूही और भी खुश हो गई। और उसने उकसाने वाली नजरों से नियति को देखा, ताकि नियति को दिखा सके कि उसकी मोम अभी भी उसे ही प्यार करेगी। नियति की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, पर नियति तो अपना खाना आराम से खाते हुए आकाश से बात कर रही थी, जैसे उसे उनसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। विपुल जी और सीखा जी भी नियति की तरफ देख रहे थे कि शायद नियति ये देखकर गुस्सा करे या जलन फील करे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नियति तो आराम से बात करते हुए अपना खाना खा रही थी। ये देखकर वो दोनों फिर से मायूस हो गए। वो चाहते थे नियति गुस्से में ही सही उनसे बात करे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि थोड़ा सा ही सही पर नियति अभी भी उनकी प्यार पाना चाहती है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। नियति जैसे ही खाना खाकर उठी, रूही जल्दी से उठते हुए बोली, नियति, क्या सबके सामने तुम्हें माफी मांगने के बाद भी तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैंने सुना है परसों तुम्हारी रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है तुम्हें इस वजह से बेहद टेंशन होगा। तो क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगी? मैं तुम्हें आज शॉपिंग करवाऊंगी। या कहीं और चलोगी जहां हम मिलकर मस्ती कर सकते हैं? मैं अपनी दोस्तों को भी बुला लूंगी। रूही की फेस इस वक्त बिल्कुल मासूम लग रहा था, जैसे वो सच में नियति के बारे में कितना सोचती हो। वहीं नेहा भी हैरान थी, ये रूही क्यों नियति के बारे में सोच रही है। रूही को लग रहा था नियति ने जरूर इन ब्रांड कंपनी और रेसर और डॉक्टर बनने के लिए अपनी सारा टाइम खत्म कर दिया होगा। उसने बिल्कुल भी एंट्रेंस के लिए पढ़ाई नहीं की होगी। वो इसका फायदा उठाकर नियति की बेइज्जती करना चाहती थी। रूही ने एंट्रेंस एग्जाम में तब 718 स्कोर किया था। 750 स्कोर में से ये स्कोर टॉप 20 में था। वो 19 नंबर पर थी पूरे सिटी में, और उस वजह से उसकी फैमिली को तब बेहद प्राउड फील हुआ था। तब सब उससे ईर्ष्या करते थे। बेहद सारे लोग विपुल जी और सीखा जी के सामने उसकी तारीफ करते थे और कहते थे उनकी बेटी बेहद टैलेंटेड है। और सीखा जी विपुल जी तब बेहद खुश हो जाया करते थे। और विपुल जी और सीखा जी ने रूही को बेहद सारा गिफ्ट भी दिया था। और रूही उन सबको ये याद दिलाना चाहती थी कि पहले वो सब उससे कितना प्यार करते थे। और भले ही अब नियति इतनी एक्सीलेंट है, पर वो उससे इस मामले में बराबरी नहीं कर सकती है। उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, मिस रूही, तुम्हें किसने कहा मैं तुम पर गुस्सा हूँ? और मैं तुम्हारे साथ मॉल घूमने चलूंगी। क्या तुम पागल है मिस रूही? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे शॉपिंग करवा सको, जो खुद आपने घटिया बाप के पैसों पर पल रही है? ओहो सॉरी, उनमें से ज्यादा पैसा तो मेरे दादाजी का है जो तुम उड़ा रही हो। इतना कहकर नियति ने डाइनिंग टेबल पर हाथ रखा और रूही को घूरते हुए वहां से चली गई। वो जानती थी ये लड़की उसे कहाँ ले जाना चाहती है। जरूर ये उसे उस क्लब में ले जाना चाहती है जहां वो नियति को एक बार लेकर गई थी। और रूही की दोस्तों ने वहां नियति को बेहद ह्यूमिलिएट किया था, क्योंकि तब तक नियति ने घर पर बता दिया था कि वो प्रखर को पसंद करती है। और घर आकर रूही खुद ही सबके सामने मासूम बन गई और बेहद हंगामा किया था। भले ही ये सब वक्त से पहले हो रहा था, पर ये नियति नहीं दिशा थी। वो रूही की चाल को अच्छे से समझ पा रही थी, वरना उसे क्वीन ऑफ डेथ क्यों कहा जाता। वहीं रूही ने शर्मिंदगी से सिर झुका रखा था। उसकी प्लान फिर से फेल हो गया था। वो नियति को सबक सिखाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा नियति उसे औकात दिखाकर यहाँ से चली गई। और उसके डैड और मोम दोनों भाई भी चुप थे। डैड, मोम, नियति मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? मुझे लगा वो परेशान होगी अपनी रिजल्ट को लेकर, इसलिए तो मैं उसे रिलैक्स करवाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अमृत बोला, पर तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, तो तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुनकर अर्जित गुस्से से बोला, भाई अब आप सब क्या हमारी प्रिंसेस को ही दोष दोगे? वो तो नियति से क्लोज होने की कोशिश कर रही है, ताकि नियति की नफरत थोड़ी कम हो जाए। विपुल जी को भी आज रूही की बात सही लगी थी। रूही ने नियति को कुछ भी गलत नहीं कहा था। सीखा जी चुप थी। उन्हें भी रूही की बातों में नियति के लिए कोई बुरा इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा था। रूही रोते हुए बोली, हाँ भाई, मुझे पता है नियति मुझे पसंद नहीं करती है, पर मैं अपनी बहनों वाली रिश्ते को सुधारना चाहती हूँ। बस इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाया। शायद उसकी गुस्सा मैरिज थोड़ा कम हो जाए। वो ज्यादातर टाइम काम करती है, तो मुझे लगा वो अपनी रिजल्ट को लेकर परेशान होगी। दादाजी हंसते हुए बोले, तुम्हें मेरी बच्ची के बारे सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा टॉप करती है, और अगर एग्जाम देने का मन ना करे तो स्कूल वालों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम हुनारी बच्ची से कंपेयर करने की भी लायक नहीं हो। दादी माँ भी बोली, क्या नियति की एकेडमिक नॉलेज भी इतनी अच्छी है?
विपुल जी ने पूछा। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने विपुल जी और सीखा जी गुस्से से देखकर बोली, पहले भी जब नियति की रिजल्ट आती थी स्कूल वाले तुम्हारे पास कॉल करते थे रिजल्ट के बारे में बताने के लिए, तब तो तुम फोन नहीं उठाते थे, तब क्यों जानना है तुम्हें मेरी बच्ची के बारे में। तभी कौशल्या जी और ब्रिजेश जी अंदर आए, उनके साथ करण और काशवी भी थे। वो दोनों शंभुनाथ जी के घर गए थे तो काशवी और कारण भी उनके साथ आ गए। करण तो बचने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि उसने इस बार भी बेहद पैसे उधार ले लिए थे। वो सब जाकर बैठ गए, उन्होंने भी दादी माँ की बातों को सुन लिया था। क्या हुआ है भाभी? कौशल्या जी ने पार्वती जी से पूछा। तो पार्वती जी ने सब बता दिया। उनकी बात सुनकर उन्होंने रूही को देखा। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की नियति के साथ अच्छी बहन बनने की कोशिश कर रही है। काशवी ने भी रूही को अजीब नजरों से देखा। ये लड़की कब इतना सुधर गई? पिछली बार पार्टी में उसने पहली बार जाना था कि रूही कोई मासूम लड़की नहीं है। उसे अच्छे से पता है किसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसे तो लग रहा था रूही ने उसे भी इस्तेमाल किया था अपनी मासूमियत दिखाकर। अच्छा हुआ जो वो ये बात जल्दी ही समझ गई, वरना नियति पता नहीं उसके साथ क्या करती। आज ही कौशल्या जी से उसे पता चला था कि नियति की और भी इतनी सारी आइडेंटिटी है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान होकर क्यों बैठे हुए हो भाई? क्या तुमने फिर से किसी से उधार ले लिया है? जय ने करण से धीरे से पूछा। जो आपने फोन में देख रहा था। करण ने मुंह बना लिया और बोला, हाँ फिर से पूरे 15 लाख की उधार है। उसकी बात सुनकर जय और आदित्य दोनों हंसने लगे। आदित्य बोला, क्यों, क्या क्लब जाकर पार्टी में सारा पैसा उड़ाने में मजा आता है? उसकी बात सुनकर करण ने उसे घूर कर देखा। पिछली बार भी जय ने यही कहकर उसका मजाक उड़ाया था और जय उस वक्त सीरियस नहीं था। ये बात करण जानता था, क्योंकि जय को भी पता था वो क्लब क्यों जाता है। करण कभी कोई गलत काम नहीं करता था, इसलिए जय के साथ उसकी अच्छी बनती थी पहले। पर करण बीच में बिजी रहने लगा, वो तो यहाँ आता ही नहीं था। फिर जय ने कई बार करण को क्लब जाने के बारे में सुना, जो घर से लाखों लेकर भी क्लब से भी उधार ले लेता था। और ये बात कुछ दिन पहले ही जय को पता चला कि करण वहां क्लब में एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। उल्टा वहां से भी वो कुछ लोगों उधार लेने जाता था। अब तक उसकी उधारी कई करोड़ों में पहुंच गई थी और कल उसने फिर से उधार लिया था और आज दूसरा इंसान उसे पैसा वापस करने के लिए ढूंढ रहा था। करण ने कुछ सोचा और चमकती आंखों से बोला, क्या हमारी लिटिल राजकुमारी घर पर है? जय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, तो क्या रात को और कहाँ रहेगी? कारण खुशी से बोला, तो चलो मुझे नियति से बात करना है। वो अभी सो गई होगी। आदित्य मुंह बनाकर बोला, मुझे नहीं लगता कि वो सो गई होगी, वो कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, कितना काम होगा, वो नहीं सोई होगी। उसकी बात सुनकर जय चिढ़ते हुए बोला, भाई आप आज यहाँ रहने वाले हो ना? नियति भी यही है, क्या कल सुबह बात नहीं हो सकती? नहीं, मुझे अभी बात करनी है। इतना कहकर कारण उठकर वहां से ऊपर की तरफ भाग गया। अरे, ये कारण इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है? विश्वनाथ जी ने बोला। मैं देख के आता हूँ वो कहाँ जा रहे हैं। इतना कहकर जय भी वहां से ऊपर चला गया। आकाश और आदित्य भी उनके पीछे चले गए। दादाजी ने कंधे उचका दिया। वहीं करण इस वक्त नियति की रूम के बाहर खड़ा था। उसने खुद को अच्छे से देखा कि वो कहीं बेकार तो नहीं लग रहा है। फिर उसने डोर नॉक किया। उसने सोच लिया था वो क्या क्या कहेगा और कैसे नियति को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। अगर मैं फॉर्मल में होता तो और भी अच्छा होता, करण ने मन ही मन सोचा। नियति जो रूम में किसी डील पे खुशी से डिस्कस कर रही थी। डोर नॉक होने से उसने फोन रख दिया और डोर ओपन करने आ गई। उसे लगा जय या आकाश आदित्य होंगे, वो ज्यादातर यहाँ आते रहते थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उन तीनों में से कोई नहीं था। बस करण खड़ा था, जो सिर नीचे किया कुछ बड़बड़ा रहा था। नियति हाथ बांधकर सामने खड़ी हो गई और देखा करण आपने कान में ईयरफोन दिए कुछ डेटा देखकर बड़बड़ा रहा था। नियति ने दरवाजा खोल दिया है, ये उसने नोटिस ही नहीं किया था। तभी जय, आकाश और आदित्य वहां आकर करण के पास रुके। जय ने पीछे से करण को हिलाया तो वो होश में आया और सामने देखा। सामने नियति को हाथ बंधे खड़े देखकर उसने जल्दी से ईयरफोन निकालकर फोन को रख दिया और नियति को देखकर दांत दिखाकर बोला, गुड मॉर्निंग छोटी राजकुमारी। उसकी बात सुनकर नियति ने भौहें सिकोड़ लिया। क्या ये रात के 9:30 बजे सुबह हुआ है? मेरा मतलब गुड नाइट। करण होश में आकर बोला। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। उसने मन ही मन खुद को हिम्मत दिया, वो नियति का बड़ा भाई है। अपनी ही छोटी बहन से वो कैसे डर सकता है। वहीं जय, आकाश और आदित्य तीनों अपना सिर हिला रहे। करण को दिया 15 करोड़ का चेक। वहीं बाकी तीनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हों।
क्या करण यहाँ सिर्फ नियति से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलने आया था? कैसा बेवकूफ है ये। ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर जैसे ही नियति डोर लॉक करने वाली थी, करण अपने होश में आया और बोला, अरे छोटी राजकुमारी, मैं तो तुमसे बात करने आया था। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने ये बात बहुत हिम्मत करके बोली कि कहीं वो इस छोटी खतरनाक राजकुमारी को नाराज न कर दे। ईशानी कुछ नहीं बोली और साइड हट गई। इसका साफ मतलब था कि वो उन चारों को अंदर बुला रही थी। करण तो खुशी खुशी अंदर घुस जाता। वो पहली बार इस रूम में आया था। ब्लैक ब्राउन थीम का ये रूम, अगर लाइट ना होती तो जरूर लोगों को बहुत डरावनी वाइब आती। करण और बाकी तीनों जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी करण को कुछ चुभा। उसने उठकर देखा तो एक नाइफ था। उसने चिल्लाकर उसे नीचे फेंक दिया। क्या इसे नियति ने यहाँ रखा है? जय ने नाइफ उठाकर टेबल पर रख दिया और बोला, क्या कर रहे हो भाई? छोटी राजकुमारी, तुमने इतना बड़ा चाकू क्यों रखा है? करण ने डरते हुए पूछा। ये सच था कि अगर वो पैसा लौटा नहीं पाया तो उसकी छोटी बहन बिना सोचे समझे उसका गला काट देगी। नियति ने करण को अजीब नजरों से देखा और बोली, मर्डर करने के लिए। उसकी बात सुनकर करण का तो गला ही सूख गया। भाई, ये फ्रूट कट करने के लिए रखी है उसने, आप इतना क्यों पूछ रहे हो? उसे लग रहा था हर जगह फेल होकर करण भाई पागल हो चुका है। करण ने खुद को संभाला और बोला, तो तुम मजाक कर रही थी? मैं तो तुमसे बात करने आया था। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, उसने अपनी बात जोड़ते हुए बोला। वहीं आकाश और आदित्य ने करण को घूर कर देखा। क्या करण भाई यहाँ नियति से पैसे उधार लेने आए हैं? क्या अब तक उधारी कम हो गई है? अब वो उनकी प्रिंसेस से भी पैसे उधार लेने पर तुला हुआ है। वो दोनों कुछ कहते, उससे पहले नियति बोली, कितने पैसे चाहिए आपको? उसकी बात सुनकर चारों हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान करण था। क्या उसकी बहन ये बिना पूछे कि वो किस लिए पैसा मांग रहा है, उसे इतना सारा पैसा देने के लिए तैयार थी? अगर नियति जय, आकाश और आदित्य को बिना पूछे पैसे दे देती तो करण को कोई शक नहीं लगता। पर वो नियति से तो ज्यादा मिला भी नहीं था। पिछली बार भी वो आया था तो नियति पर उसका इंप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे एक अयाश पैसा उड़ाने वाले लड़के की तरह पोर्ट्रे किया गया था और उसे अपने लिए क्लैरिफिकेशन भी नहीं देना था, इसलिए तब वो चुप था। पर उसे क्या पता था कि नियति को सच पता था, इसलिए तो वो करण को पैसा दे रही थी। पिछली बार अगर करण उससे बात करता तो वो भी जरूर उससे अच्छे से बात करती। पर अपनी तरफ से किसी से बात करना, ये तो नियति की आदत नहीं थी। नियति को पिछली जिंदगी की यादें मिली थी और उसे पता था। जैसा सब करण को समझ रहे थे, अयाश और क्लब में पार्टी में पैसा उड़ाने वाला इंसान जिसे बिजनेस स्किल नहीं है, तो करण सच में बिल्कुल भी वैसा नहीं था। करण अपना खुद का एक गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी खोलना चाहता था। वो अपना एक खुद का पीसी गेम डेवलप करना चाहता था और उसके लिए वो बार बार ट्राई कर रहा था, पर हर बार टेस्टिंग में कुछ न कुछ गलत हो रहा था और उसे कहीं से फंड भी नहीं मिल रहा था। जब उसने अपने डैड से पैसे मांगे थे तो उन्होंने ऐसी बेकार चीज पर टाइम वेस्ट करने से मना कर दिया था। इसलिए अपनी पॉकेट मनी के साथ वो बाकी हर जगह से दोस्तों या किसी और के जरिए उधार लेता था और वे क्लब में ही ज्यादातर मिलते थे और बार बार लोग पैसा मांगने भी उसे वहीं पर मिलते थे। अब तक करोड़ों की उधारी हो चुकी थी, न रिटर्न करने को पैसा था, न पीसी गेम डेवलप हो रहा था। नियति को पता था कि आज से 6 महीने बाद एक बड़ी गेमिंग कंपनी ने करण के नए बने कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और करण ने 1 साल बाद दिन रात मेहनत करके द क्राउन बैटल नाम से एक गेम डेवलप किया, जो पीसी गेम था। तब मोबाइल से ज्यादा लोग द क्राउन बैटल खेलने के लिए मॉल के गेमिंग जोन और इंटरनेट कैफे में जाने लगे। पीसी गेम एक रियल एक्सपीरियंस की तरह था, जिसे खेलकर लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वो गेम की ही दुनिया में चले गए हों। धीरे धीरे ये मार्केट में छा गया, पर करण को नहीं पता था कि उसने उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस गेम को करण ने खुद डेवलप किया था, इतनी मेहनत करके जब गेम में प्रॉफिट हुआ तो उस कंपनी ने द क्राउन बैटल को अपनी कंपनी के नाम कर लिया। वहां से करण के डिजाइनर और डेवलपर नाम को हटा दिया गया, क्योंकि जब करण ने उनसे पैसा लिया था तब उस कंपनी ने करण से इक्विटी मांगी थी और तब करण के पास कोई चारा नहीं था, उसे पैसे चाहिए थे। इसलिए इक्विटी शेयर करण ने उन्हें दे दिया फंड के बदले। करण के पास बस 35% इक्विटी शेयर था और बाकी सब उस कंपनी के पास। बाद में करण ने उनके ऊपर केस भी किया था कि उन्होंने उसके गेम को अपनी टीम के नाम कर दिया था, पर इक्विटी की वजह से करण केस हार गया। वो बिल्कुल टूट गया था। पर जय के बाद अगर किसी ने नियति का साथ दिया था तो वो करण था। वो हमेशा अपनी मॉम, दादी, माँ और बहन को रोकता था और जब आता था नियति को पैसा भी देता था और हमेशा उसे यहाँ से चले जाने की सलाह देता था। कुछ दिन बाद उस कंपनी ने करण से बाकी 25% की इक्विटी को भी छीन लेना चाहा। उन्होंने करण को बताया,
पर करण नहीं माना, क्योंकि वो कंपनी उसकी थी। पर वो कंपनी करण के बनाए गेम से हुए प्रॉफिट को भी उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने करण का एक्सीडेंट करने की कोशिश की, जिस वजह से करण का बायां हाथ खराब हो गया था। वो कभी गेम डिजाइन नहीं कर पाया। पर जब शेखावत फैमिली ने एक्शन लिया और उन्हें पता चला कि करण इतना इंटेलिजेंट था, तब तक देर हो चुकी थी। शंभुनाथ जी ने उस कंपनी को तो बहुत नुकसान पहुंचाया, पर करण हाथ टूटने के दर्द से कभी उभर नहीं पाया था। इसलिए नियति करण की हेल्प करना चाहती थी। 3 करोड़, ये बहुत ज्यादा लगता है, तो 1-1 करोड़ भी चल जाएगा। करण 3 करोड़ कहते हुए रुक गया और 1 करोड़ बोल दिया, जबकि उसने 2.5 करोड़ का पैसा उधार ले रखा था। 1 करोड़ से वो आधा पैसा भी नहीं चुका सकता था। अगर 3 करोड़ मिलता तो वो 2.5 करोड़ उधार रिटर्न दे देता और 50 लाख से गेम आगे डेवलप करता, टीम हायर करके। वो बाद में इनकम करके अपनी बहन को पैसा दे देता। नियति कुछ नहीं बोली और एक चेकबुक निकाल कर लाई। वहीं करण सब कुछ सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। वो तो नियति को अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेगा, वो दरवाजे के बाहर वीडियो देखकर रट रहा था। पर उसे तो एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला, वरना वो थोड़े अच्छे से समझा सकता था। शायद तब नियति समझ जाती और थोड़ा ज्यादा पैसा उधार देती। नियति ने उसकी तरफ एक चेक बढ़ा दिया। करण थोड़ा मायूस था, पर उसने चेक ले लिया। उसकी बहन ने दिया था। अब तो उसके लिए 1 करोड़ भी बहुत था। घर से तो उसे महीने में सिर्फ 80,000 मिल रहा था। अब उतने पैसे से न वो उधार चुका सकता था, न डेवलप कर सकता था। पर जब उसने चेक देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को थीं, क्योंकि वो 1 करोड़ का नहीं बल्कि 15 करोड़ का चेक था। करण हैरान था। उसने नियति को देखा और बोला, छोटी राजकुमारी, तुमने इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया बच्चा? मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। नियति ने चेकबुक को साइड में रखा और बोली, रख लीजिए भाई। जब आपका गेम डेवलप हो जाएगा तो अगर आप ज्यादा कमा रहे हो, आप मुझे वापस कर देना। अगर जरूरत पड़े तो आप मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी एनएस में जा सकते हो, वो आपसे कॉपरेट करेंगे। नहीं नहीं, इतना काफी है, इससे मैं 6 महीने तक टेस्टिंग कर सकता हूँ, करण बोला तो नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। करण हैरान था कि उसकी बहन को पहले से ही उसकी गेम डेवलप करने के बारे में पता था। ठीक है, तुम रेस्ट करो बच्चा, करण बोला और तीनों भाइयों के साथ उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। बाहर आकर वो अभी भी उस चेक को उलट पलट कर देख रहा था। उसकी ये छोटी बहन कितनी अच्छी थी, उसने उसे इतने पैसे दे दिए। आदित्य से अब रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, भाई ये किस टेस्टिंग और डेवलपमेंट की बातें हो रही थी? नियति ने किस लिए पैसा दिया? उसकी बात सुनकर जय ने आकाश और आदित्य को सब बता दिया कि करण एक पीसी गेम बना रहा है, उसी के लिए, और कंपनी बनाने के लिए उसे पैसे चाहिए। वे दोनों भी समझ गए। करण बोला, हमारी बहन कितनी अच्छी है, कितनी औसम है। उसने एक बार कहने पर मेरी हेल्प कर दी। पर छोटी राजकुमारी को पता कैसे चला कि मैं गेम बना रहा हूँ? जय आगे जाते हुए बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, हमारी प्रिंसेस को तो सब पता रहता है। शायद आपके इस उधार लेने की आदत की वजह से उसने आपकी भी इंफॉर्मेशन निकाली होगी, तो पता चल गया होगा। हाँ जय भाई सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है शायद, आदित्य बोला और फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ सारिका अभी अपनी वैनिटी में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द था। उसकी मैनेजर रोजी उसके पास खड़ी थी। वो सारिका को आने के समय से उदास देख रही थी। शूटिंग खत्म हो गई, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है सारी? रोजी सारिका की कॉलेज टाइम से अच्छी फ्रेंड थी और वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। सारिका ने ही उसे अपनी मैनेजर हायर किया था और सुकान जी से कहकर उसे मैनेजर की ट्रेनिंग दिलवाई थी। इसलिए रोजी सारिका की हर बात जानती थी और सारिका प्रखर को पसंद करती है, ये बात भी वो जानती थी। कल प्रखर की सगाई हो गई रोजी, इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी बात सुनकर रोजी हैरान हो गई। ये क्या कह रही हो तुम सारिका? मिस्टर रायजादा की सगाई हो गई? किससे? क्या उनकी सगाई तुमसे नहीं होनी चाहिए थी? तुम तो मिस्टर रायजादा को पसंद करती थी ना, क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया? और बाकी सब, तुम्हारी मॉम भी मान गई। क्या उन सबको नहीं पता कि तुम मिस्टर रायजादा से कितना प्यार करती हो? रोजी हमेशा से यही सोचती थी कि सारिका और मिस्टर रायजादा एक आदर्श जोड़ी हैं। सारिका सिर हिलाकर बोली, अब कोई फायदा नहीं है रोजी। प्रखर मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो जिसे प्यार करते हैं उससे ही शादी करने जा रहे हैं। ऐसा कैसे? तुम ट्राई किए बिना हार मान गई? तुमने जो इतने साल वेट किया उसका क्या? रोजी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ये तो मेरी तरफ से था ना रोजी, उन्होंने मुझे नहीं कहा था वेट करने को। तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? अभी भी टाइम है सारिका, तुम्हें अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और जब उस लड़की और तुम्हारे बीच मिस्टर रायजादा कंपेयर करेंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे कि तुम उस लड़की से बेहतर हो।
उसकी बात सुनकर सारिका ने नियति के बारे में सोचा, जिसकी हर आइडेंटिटी आउटस्टैंडिंग थी, वो खुद को कंपेयर नहीं कर सकती थी। उसने सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकती। और प्रखर जी, तो हम दोनों के बीच उसे ही चूज करेंगे। मुझे अब घर जाना होगा, मॉम ने कॉल किया था। इतना कहकर वो अपना बैग लेकर वैनिटी से बाहर चली गई। रोजी ने उसे बुलाया, पर वो सुनी नहीं और चली गई। सुबह का वक्त। शेखावत मेंशन में सब उठकर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। विपुल जी ने बहुत मुश्किल से शिखा जी को थोड़ा मना लिया था। जब करण, आकाश और आदित्य आए तो करण नियति को ढूंढने लगा। बड़े दादाजी, ये छोटी राजकुमारी नीचे क्यों नहीं आई है? करण ने इधर उधर देखते हुए पूछा और जय के पास जाके बैठ गया तो दादाजी बोले, तुम हमारी प्रिंसेस की बात कर रहे हो तो वो गार्डन में है। उसकी दो दोस्त उससे मिलने आई हैं, वे वहीं कुछ बात कर रहे थे, अभी अंदर आ जाएंगे। दादाजी और दादी माँ भी बाहर थी, पर तीनों बच्चियों का पर्सनल टाइम खराब न करके वे दोनों अंदर आ गए। खुशी का झगड़ा। वेपन क्वीन नियति करण ने हाँ में सिर हिलाया और वो तीनों जय के साथ बैठ गए। वहीं काश भी थोड़ी हैरान थी। उसका भाई कब से इतना घुल मिल गया नियति के साथ? उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और अभी उसके भाई ने नियति को क्या कहा? छोटी राजकुमारी। उसका भाई तो उसे भी इतने प्यार से नहीं बुलाता है कभी। कल ही उसके भाई ने पहली बार नियति से बात की थी। क्या इतनी जल्दी उन दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है? उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। वो हमेशा से चाहती थी उसका भाई उसे ऐसे ही पैम्पर करे, जैसे अमृत और अर्जित रूही को पैम्पर करते हैं। ऐसा नहीं था कि उसका भाई उसकी केयर नहीं करता था, करण उसकी पहले बहुत केयर करता था। पर जब से उसने रूही और उसकी सारे दोस्तों से कांटेक्ट रखा और उनके साथ पार्टी जाने लगी, और उसके कुछ दोस्त भी थे उनके ग्रुप में, उसका भाई पता नहीं इस वजह से उससे चिढ़ने लगा और उसने उसे रूही और उन बेकार दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा। पर काशवी ने कब किसी की बात को सुना था? वो तो उल्टा और भी भड़क गई और अपने भाई के साथ ही झगड़ा करने लगी। और तब से करण उससे थोड़ा गुस्सा था और कभी भी प्रिंसेस नहीं बुलाता था। इसलिए आज अपने भाई के मुंह से नियति के लिए छोटी राजकुमारी सुनकर उसे बहुत जलन हो रही थी। सब बातें कर रहे थे, तभी नियति दो लड़कियों के साथ अंदर आई। करण हंसते हुए नियति को देखने के लिए पीछे मुड़ा, पर जैसे ही उसने अपनी बहन के साथ चलती हुई लड़की को देखा, उसकी हंसी जैसे अपने होठों पर ही जम गई। वहीं खुशी, जो नियति और सुमन के साथ बात करते हुए अंदर आ रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी भी नजर करण पर गई। करण को देखते ही खुशी की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने गुस्से से दांत पीस लिए और आगे बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गधा बेवकूफ इंसान? अच्छा हुआ आज तुम मेरे सामने आ गए, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं बाकी सब कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। जय, जो सुमन की खूबसूरती में खोया हुआ था, ये आवाज सुनकर वो जल्दी अपने होश में वापस आया। खुशी जैसे ही करण पर झपट्टा मारने वाली थी, करण जल्दी से उठा और नियति के पीछे चला गया और उसके कंधों को पकड़कर बोला, छोटी राजकुमारी, तुम इस चुड़ैल को घर क्यों लेकर आ गई? उसकी बात सुनकर तो खुशी का गुस्सा और भी भड़क गया। क्या कहा तुमने? मैं चुड़ैल हूँ? मैं किस एंगल से तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? तुम ही गधे हो और बंदर की तरह उछलते हो, तुम तो भूत जैसे लग रहे हो। खुशी गुस्से में बोली और फिर से आगे बढ़ी, मेरी प्यारी बहन, इस पागल से मुझे बचा लो। मेरी दोस्त के पीछे क्या छुपे हुए हो? दम है तो बाहर आओ, मुझे भी देखना है आज तुम्हें कौन बचाता है। करण नियति के कान में धीरे से बोला, ये लड़की पागल हो चुकी है, इसके पास गन भी है, इसे यहाँ से भगाओ वरना ये कुछ भी कर देगी। उसकी बात सुनकर नियति हैरान हो गई। उसके करण भाई को कैसे पता कि खुशी के पास गन है? उसका ये भाई गन से इतना डरता है, तो जब उसे पता चलेगा कि वो गन और बाकी मशीनरी वेपन की बिजनेस करती है, हर दिन ऐसे गन से खेलती है, तो उसका भाई क्या करेगा? क्या वो डर से बेहोश हो जाएगा? मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम जो भी कह रहे हो मिस्टर। पर तुम क्या सोचकर और किसके पीछे छुप रहे हो? हाँ, जिसके पीछे तुम छुप रहे हो ना, उसके पास हर तरह की वेपन की लंबी कलेक्शन है। वो गुस्से में बोल गई। वहीं सुमन ने अपना सिर पीट लिया। उसे पता था जब किसी को गुस्सा आए तो वो अपनी दिमाग को तिजोरी में ताला मार देती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो किसके सामने क्या बात कर रही है। जब तक उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत न हो जाए, वो कुछ भी नहीं सुनती थी। वहीं सुमन की बात सुनकर करण हैरान रह गया। उसकी बहन को वेपन की क्या जरूरत है? उसे तो माफिया की राइट हैंड नाइट क्वीन प्रोटेक्ट करती है ना। वहीं बाकी सब भी हैरान थे। नियति के पास वेपन की कलेक्शन क्यों है? उसे वेपन की क्या जरूरत है? करण हैरानी से बोला, छोटी राजकुमारी, ये पागल खाली दिमाग की लड़की क्या कह रही है? तुम्हारे पास वेपन की कलेक्शन क्यों है? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम छोटी हो बच्चा, तुम इन खतरनाक वेपन से दूर रहो। अगर बाद में उस वेपन से कहीं तुम्हें चोट लग गई तो?
नियति कुछ बोलती उससे पहले ही खुशी और भी गुस्सा हो गई और बोली, किसे तुम पागल और बददिमाग बोल रहे हो? बंदर, गधा, सुअर, चमगादड़। खुशी एक साथ सब बोल गई। और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी न्यू इन वेपन से डर जाएगी? तुम डरपोक हो इसलिए मेरी दोस्त को भी डरपोक समझा है क्या? पूरी दुनिया में सब मेरी न्यू को वेपन क्वीन के नाम से जानते हैं और तुम्हें लगता है मेरी न्यू गन से डर जाएगी? तुम गधे मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। खुशी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। वेपन क्वीन वो नियति है जो क्वीन वेपन के पीछे का दिमाग है। कहते हैं क्वीन वेपन के पीछे की मास्टरमाइंड इतनी पावरफुल है कि कोई उससे डील नहीं कर सकता है। और उनके वेपन्स और मशीनरी, गन, सैन्य, ड्रोन सब कुछ बहुत डिमांड में है। सभी देश क्वीन वेपन से वेपन खरीदने के लिए बेचैन रहते हैं। बाकी पावरफुल गैंग्स भी इन वेपन को चाहते हैं। पर अफसोस, जो भी वेपन को चोरी करने की प्लान करता था उन गैंग्स का नामो निशान मिट जाता था। जब तक परमिट नहीं है और वेपन खरीदने वाले का बैकग्राउंड लीगल नहीं है, तब तक क्वीन वेपन की एक गन भी आपको नहीं मिल सकती है। एक बार एक गैंग ने लालच में अंधा होकर क्वीन वेपन के वेपन से भरे शिप को लूटने की कोशिश की थी। पर रातों रात उनकी पूरी गैंग ही खत्म हो गई। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई क्वीन वेपन की डील पर नजर रखने की। वेपन क्वीन इंडिया को सारे वेपन सिर्फ आधे दाम में प्रोवाइड करती थी। और उनकी वेपन की क्वालिटी इतनी एडवांस होती है कि नॉर्मल वेपन उसके सामने नहीं टिक सकता है। अफवाह थी कि तुम कितना भी कोशिश करो, वेपन क्वीन से नहीं मिल सकते। और वेपन क्वीन खुद ही एडवांस वेपन को डिजाइन करती है। आर्मी और गवर्नमेंट में भी वेपन क्वीन के बहुत कनेक्शन हैं। गवर्नमेंट तो वेपन क्वीन के साथ बना के रखती है और हर एक एक्सेस मिलता है उन्हें। गवर्नमेंट को पता है अच्छे से कि अगर उन्होंने वेपन क्वीन को नाराज किया तो रिजल्ट कितना गंभीर होगा। और अभी भारद्वाज फैमिली वेपन क्वीन के साथ 2 साल से पार्टनर है। और जगजीत जी और रंजन जी ही ज्यादातर अभी डील्स को संभालते हैं। किसी ने भी वेपन क्वीन को नहीं देखा है आज तक। अब जब वो सोच रहे थे, उन्हें ये कनेक्शन समझ में आ रहा था। नियति भारद्वाज फैमिली की नातिन है, तो उसे उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा होगा ना। इसलिए उसने अपनी वेपन कंपनी को जगजीत जी को संभालने के लिए दे दिया है। सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। विपुल जी, शिखा जी, अमृत, अर्जित तो सबसे ज्यादा हैरान थे। उन्हें पता था कि इंडिया में वेपन क्वीन का क्या दबदबा है। उन्हें तो लगा था भारद्वाज फैमिली बहुत पावरफुल है, इसलिए उन्हें क्वीन में शेयर मिल गया। शिखा जी तो यही सोचती थी और विपुल जी भी यही सोचते थे। पर आज जाकर उन्हें पता चल रहा था कि उनकी बेटी खुद ही वेपन क्वीन है। इसलिए उसने अपनी कंपनी को अपने नाना जी और मामा जी को चलाने के लिए दे रखा है। अमृत और अर्जित भी यही सोच रहे थे। आज उन्हें जो झटका लगा था वो कभी नहीं भूल सकते थे। वहीं रूही और नेहा को इस वेपन बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो तो कुएं के मेंढक थे, इसलिए सबकी रिएक्शन देख रहे थे। वहीं नियति के तीनों भाई कौशल्या जी और ब्रजेश जी सब नियति को हैरानी से देख रहे थे। पीछे खड़ा करण भी खुशी से झगड़ा भूल गया था, जो उसे गालियां दे रही थी। वो तो हैरानी से नियति को देख रहा था। उसकी इस छोटी सी बहन के और कितने राज हैं। सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही थे जो थोड़ा नॉर्मल लग रहे थे। हालांकि उन्हें भी हैरानी हुई थी, क्योंकि नियति की इस आइडेंटिटी के बारे में वो नहीं जानते थे। पर उन्होंने जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें पहले भी थोड़ा डाउट था। वहीं खुशी ने जब देखा करण चुप है, उसकी गालियां देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये देखकर वो सेटिस्फाइड हो गई। फिर भी गुस्से से बोली, क्या अब तुम डर गए या गूंगे हो गए या बहरे हो जो सुनाई नहीं दे रहा है? फिर उसने नियति को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वहीं सुमन भी उसे हैरानी और गुस्से से देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी जीभ काट ली। उसने फिर से गड़बड़ कर दी थी। पहले भी उसने अपने दुश्मन के सामने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया था। वक्त से पहले उन्हें उसे मारना पड़ा। वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाए थे। और आज भी उसने गलती कर दी। मैं तो वो क्या बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। करण हैरानी से बोला, छोटी राजकुमारी, क्या तुम सच में क्वीन वेपन की वो मिस्ट्रियस और पावरफुल ओनर हो? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। खुशी गुस्से से बोली, ये बांदा क्यों नियति को भड़का रहा है? नियति को पता था कि वो अब झूठ नहीं बोल सकती है, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगर वो झूठ बोलती तो भी कोई उसकी बात को नहीं मानता। भारद्वाज फैमिली की कनेक्शन की वजह से सब समझ चुके थे कि वो सच में क्वीन वेपन की ओनर है। अब सब तो कंफर्म थे, पर नियति के मुंह से हाँ सुनकर वो पूरी तरह से श्योर हो गए। सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। विपुल जी और शिखा जी तो सोच रहे थे उनकी बेटी की और कितनी आइडेंटिटी है जो किसी को नहीं पता है। उन्हें नियति पर प्राउड भी फील हो रहा था और गिल्ट भी फील हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर पता नहीं गिल्ट कितनी देर तक रहने वाला था। शायद एक दिन से ज्यादा नहीं, हमेशा की तरह। करण ने नियति को देखा और खुशी से बोला, तुम तो कमाल हो मेरी छोटी राजकुमारी, तुम तो आउटस्टैंडिंग हो।
तुम इस लड़की को सबक क्यों नहीं सिखा देती? तुम बदमाश लड़के, तुम फिर से मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें तो मैं सीधा नर्क में भेज दूंगी, समझे? या तुम भूल गए उस दिन की बात? तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर करण अकड़ से बोला, उस दिन तुम्हारे पास गन थी और आज मेरे पास मेरी बहन है जो वेपन की दुनिया में राज करती है, तो भला मैं तुम जैसी छिपकली से क्यों डरूं? वैसे भी वो मेरा भी फर्स्ट किस था जो तुम जैसी चुड़ैल ने ले लिया। मेरी बहन तुम्हें नर्क पहुंचा देगी, करण ऊपर की तरफ इशारा करके बोला। वहीं बाकी सब तो उन्हें बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख रहे थे और हैरान भी थे, फर्स्ट किस, ये कैसी बेशर्मी से भरी बातें कर रहे हैं ये दोनों। तभी जय, आकाश और आदित्य तीनों करण के पास आ गए और उसे नियति से दूर करके बोले, हमारी प्रिंसेस से अब दूर हो जाओ और बताओ कि ये सब क्या है, क्या सच में तुम दोनों के बीच फर्स्ट किस हो गई है? करण खुशी को घूरते हुए गुस्से में सब याद करने लगा। दरअसल कुछ दिन पहले ये दोनों क्लब में टकरा गए थे। नियति देश में नहीं थी, इसलिए खुशी एक डील के लिए उस क्लब में गई थी और करण से टकरा गई थी। करण के हाथ में से सारा ड्रिंक खुशी के ऊपर ही गिर गया, जिस वजह से उसकी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई थी और खुशी को ऑलरेडी देर हो रही थी और अब तो वो इस हाल में मीटिंग में भी नहीं जा सकती थी। उसे करण पर इतना गुस्सा आया कि उसने करण पर वेटर की ट्रे से एक ड्रिंक उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और थप्पड़ भी मार दिया। वहीं करण, जो आज फिर से पैसों की वजह से पहले से ही परेशान था, थप्पड़ की वजह से उसने गुस्से में खुशी का फोन छीनकर तोड़ दिया। तभी किसी के धक्का लगने से वो सीधा खुशी से टकराया और दोनों के होंठ आपस में मिल गए और उनके बीच किस हो गई। इसलिए खुशी ने करण को सीधा गोली मारने के लिए गन निकाल ली थी। करण की सारी कहानी सुनकर सब हंसने लगे। आदित्य हंसते हुए बोला, वाह भाई, ये तो किसी